हेलो मेरे प्रिय सज्जन साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यूपीएसआई प्रैक्टिस सेट नंबर 5। दोस्तों, कल मैंने प्रैक्टिस सेट 5 को प्रैक्टिस सेट नंबर 4 बोल दिया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, ये सीरीज जो मैंने चलाई हुई है मील का पत्थर की, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार रहने वाली है। तो बिना देरी के चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है प्यारे बच्चों, वह दल बदल कानून से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। ये दल बदल विरोधी कानून है और इसका एक अपवाद भी है। क्या अपवाद है, चलिए जानते हैं। यदि किसी दल के 2/3 सदस्य एक साथ अलग होकर किसी अन्य दल में विलय करते हैं तो उन पर यह कानून लागू नहीं होता बच्चों। ये 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार कहा गया था। तो इतनी जानकारी 10वीं अनुसूची से आपको मिल जाती है। आइए 9वीं अनुसूची से पे चलते हैं। 9वीं अनुसूची क्या कहती है हमारी? ये भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से संबंधित है और ये प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था बच्चों। वर्तमान में इसमें 284 कानून हैं। 12वीं अनुसूची क्या कहती है हमारी? 12वीं अनुसूची में है बच्चों, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है और इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा जोड़ा गया था और इसमें 18 विषय शामिल है दोस्तों। और ये संविधान के भाग 9A और अनुच्छेद 243 डब्ल्यू में स्थित है। 243 डब्ल्यू, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न, भारतीय न्याय संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना अपराध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, धारा 281। धारा 281 में सड़कों पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना अपराध है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों। और इसमें 6 महीने तक की जेल या 1000 रुपए तक का जुर्माना भी या दोनों हो सकते हैं। इतना आपको 281 धारा से याद रखना है। धारा 275 में क्या है बच्चों? धारा 275 में है हानिकारक खाद्य या पेय की बिक्री। इससे क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। यह धारा उस व्यक्ति को दंडित करती है जो किसी भी ऐसी खाद्य या पेय सामग्री को बेचता है या बेचने का प्रस्ताव करता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो चुकी हो। 275 धारा में ये उल्लेख है। धारा 280 में क्या है बच्चों? धारा 280 में है वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाना। इससे क्या मतलब है, चलिए। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी स्थान के वातावरण को प्रदूषित करता है जिससे वह वहां रहने वाले या वहां से गुजरने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाए तो वह इस धारा के तहत अपराधी है और इसमें सजा के तौर पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है बच्चों। 280 से आपको इतना याद रखना है। धारा 282, धारा 282 में क्या हो जाएगा? धारा 282 में है बच्चों पौध का लापरवाह नौवहन। इससे क्या मतलब है, चलिए समझते हैं इसे भी। यदि कोई व्यक्ति किसी जलयान को सार्वजनिक जलमार्ग या इतनी लापरवाही या उतावलेपन से चलाता है जिससे मानव जीवन खतरे में पड़ जाए तो वह इस धारा के तहत दंडनीय है। इसके तहत बच्चों 6 महीने तक की सजा या 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये सभी धाराएं आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA भारत में कब लागू हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 12 दिसंबर 2019। CAA आपको याद होगा बच्चों कब आया था? 12 दिसंबर 2019। ये डेट आपको याद रखनी है बच्चों। लेकिन इसके नियमों को 11 मार्च 2024 को देश भर में प्रभावी किया गया था। ये डेट भी आपको याद रखनी है, कौन सी? 11 मार्च 2024 को प्रभावी हुआ था। आइए बच्चों CAA के बारे में विस्तार से जानते हैं। ये कानून जो है बच्चों नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य 3 पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करना है। और इसमें केवल वे लोग हकदार है दोस्तों जो 31 दिसंबर 2000 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता पाने के लिए भारत में रहने की अवधि 11 वर्ष से घटाकर बच्चों 5 वर्ष कर दी गई।
इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, वो भी आपको याद रखना है। ये कानून संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल राज्य है। कौन कौन है 6ठी अनुसूची में शामिल? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होता। इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। CAA के बारे में आपने पढ़ लिया, आपको याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र प्रारंभ किया था। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको क्या याद रखना है? ये प्रथम प्रधानमंत्री थे स्वतंत्र भारत के, और ये 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे। और 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन था बच्चों, इन्हीं की अध्यक्षता में हुआ, जहां इन्होंने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया। और इनकी 2 पुस्तक भी है, वो भी आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। कौन कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये बुक आपको याद रखनी है। इतना आपको जवाहरलाल नेहरू के बारे में याद रखना है बच्चों। अब आते हैं हमारे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू से आपको क्या याद रखना है? मोतीलाल नेहरू, इन्होंने CR दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। और किसके साथ मिलके? CR दास के साथ मिलके। इतना आपको मोतीलाल नेहरू जी के बारे में याद रखना है। और इन्होंने ही सबसे पहले 1928 में संविधान का मसौदा तैयार किया था, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है बच्चों। और कांग्रेस के 2 अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की है। 2 अधिवेशन कौन कौन से? एक अमृतसर जो 1919 में हुआ था, और एक कोलकाता अधिवेशन, ये कब हुआ था? 1928 में। इतना आपको मोतीलाल नेहरू जी के बारे में याद रखना है। अब आती है हमारी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी से आपको क्या क्या याद रखना है? ये प्रथम महिला एवं अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही है बच्चों। और इन्होंने 1975 से 1977 तक देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। और इन्होंने ही 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई करवाई थी बच्चों, जो सभी को याद होना चाहिए, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया था। और इसी के परिणाम स्वरूप इनकी मृत्यु भी हुई थी बच्चों। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। अगला प्रश्न, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? नीति आयोग बच्चों, मैंने ये कल ही आपको पढ़ाया है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलो आज भी इसके बारे में पढ़ते हैं। नीति आयोग, इसका प्रारंभ 1 जनवरी 2015 को हुआ था। कब? 1 जनवरी 2015। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इनके अध्यक्ष कौन रहते हैं? इनके अध्यक्ष रहते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो अब है श्री नरेंद्र मोदी। और इसके उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? इनके उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सबको याद रखना है, न्यू दिल्ली में। और इसे भारत का थिंक टैंक भी कहा जाता है बच्चों। इतना आपको नीति आयोग से याद रखना है। अगला प्रश्न, वंदे भारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अरविंदो घोष ने। अरविंदो घोष ने वंदे भारत का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आपको इतना याद रखना है। और कितनी जानकारी निकाल सकते हैं बच्चों हम इस क्वेश्चन से? चलिए चलते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से हमें क्या याद रखना है? इन्होंने ही हमारे देश भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना करी। इन्होंने ही वंदे भारत की रचना करी। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ है, जिसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन है बच्चों। और इसी में वंदे मातरम गीत संकलित है। और इन्हें साहित्य सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इतना आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में याद रखना है। अब आते हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर से आपको क्या याद रखना है? इन्हें 1913 में गीतांजलि की रचना के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। और इन्होंने ही 2 देशों के राष्ट्रीय गान लिखे हैं। कौन कौन से 2 देश? एक हमारा प्यारा देश भारत, जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन। और बांग्लादेश के लिए लिखा अमार सोनार बंगला। कौन सा देश? बांग्लादेश के लिए कौन सा? अमार सोनार बंगला। और इन्होंने 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी बच्चों। इतना आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न,
किसने फ्रांस में 2025 एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, देसी उन ने। देसी उन ने बच्चों 2025 एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता। ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अपने मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं हो पाने का डर क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, नोमोफोबिया। नोमोफोबिया ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और ये कौन कौन से फोबिया है बच्चों, चलिए इनके बारे में जानते हैं। मोनोफोबिया, मोनोफोबिया अकेले रहने या अकेलेपन का डर। सीनोफोबिया, सीनोफोबिया का मतलब होता है ये खाली जगह या सुनने का डर होता है। और यूफोबिया से हमें क्या याद रखना है? यूफोबिया से हमें याद रखना है अच्छी खबरें सुनने या खुशी का डर होता है बच्चों। ये अलग अलग तरीके के डर होते हैं और सबको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न, को जिस बच्चों यहाँ पे उर्दू आना था, उर्दू लिख लेना। उर्दू उर्दू को जिस वर्ष उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई वह कौन सा वर्ष था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो, 1989 में। 1989 में बच्चों उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता उर्दू को मिली थी। ऑप्शन नंबर दो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? अमेठी उत्तर प्रदेश का जिला है बच्चों, बस्ती उत्तर प्रदेश का जिला है, मेरठ उत्तर प्रदेश का जिला है, लेकिन देहरादून देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन तीन। अगला प्रश्न, रामपुर जो भारत में अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला पहला गांव बना वह कहाँ स्थित है? वह स्थित है बच्चों ऑप्शन नंबर चार, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है रामपुर। और इस क्वेश्चन से हम कितनी जानकारी निकाल सकते हैं, आइए चलते हैं। यूपी, यूपी की राजधानी लखनऊ, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल। इतना आपको यूपी के बारे में याद रखना है। अब आ जाता है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल। क्या? मंगू भाई छगन भाई पटेल। अब हिमाचल प्रदेश से हमें क्या याद रखना है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सिक्कू, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला। क्या? शिव प्रताप शुक्ला। बच्चों हिमाचल प्रदेश से एक और चीज याद रखनी है, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो दो है, ग्रीष्मकालीन की तो शिमला हो जाएगी और शीतकालीन की है धर्मशाला। सभी को याद रखना है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से हमें क्या याद रखना है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के गवर्नर एस अब्दुल नजीर। कौन? एस अब्दुल नजीर। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो, इलाहाबाद हिंदू विश्वविद्यालय जो इलाहाबाद में है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय सबको याद रखना है। ऑप्शन नंबर दो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए, इसकी फुल फॉर्म पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है बच्चों, के उप अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर दो, यहाँ दो लिख लो, ऑप्शन नंबर दो शिव सुब्रमण्यम रमन। ऑप्शन दो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? कौन सा अपवाह तंत्र रखती है बच्चों? ऑप्शन नंबर तीन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वृक्षनुमा। वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है। ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, केरल में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलने के बाद इसका नया नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों अरलम बटरफ्लाई अभ्यारण्य। ऑप्शन एक इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है बच्चों केरल में, चलिए जानते हैं कौन कौन से। चलिए मेरे साथ बोलिए, पेरियार, आरलम, चिन्नार, इदुक्की, नेय्यार, पराम्बिकुलम, पीची वजानी, पेम्पारा, सेदुरूनी। ये वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। और पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? पक्षी अभ्यारण्य कौन कौन से? चलिए, थट्टेकाड़, कुमारकोम, मंगल वनम, ये पक्षी अभ्यारण्य केरल में है। और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है केरल में? महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है
एराविकुलम, साइलेंट वैली, मथिकेट्टम 16, पंपाम्बू 16। ये सारे फैक्ट केरल से आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जहांदार शाह। जहांदार शाह जो था बच्चों वह पहला मुगल सम्राट कठपुतली था। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसका शासन 1712 से 1713 तक था बस। और इसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। इसने इजारा प्रथा की शुरुआत की और जजिया कर को औपचारिक रूप से इसने समाप्त कर दिया था। इतना आपको जहांदार शाह के बारे में याद रखना है। और फर्रुखसियर, फर्रुखसियर से आपको क्या याद रखना है? फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से 1719 तक था और इसे ग्रैनित कायर कहा जाता है। क्या? ग्रैनित कायर। यह सैयद बंधुओं की मदद से शासक बना था बच्चों। और 1717 में इसने अंग्रेजों को शाही फरमान जारी किया जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। इतना आपको फर्रुखसियर के बारे में याद रखना है। बहादुर शाह, बहादुर शाह से आपको याद रखना है इसका शासनकाल 1707 से 1712 तक था। ये 63 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था बच्चों, 63 वर्ष की उम्र में। और ये औरंगजेब का पुत्र था, ये औरंगजेब का पुत्र था बच्चों। अब आता है हमारा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748 तक था और इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है बच्चों। इसके शासनकाल में ही 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस भी कहा जाता था और कोहिनूर हीरा लूट ले गया। कौन? नादिर शाह। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? कौन सा अंतिम था बच्चों? आनंद, ये नहीं थी, वसुमित्र, गौसल। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सुबद, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 ग्लिसरीन का उपयोग बच्चों विस्फोट के रूप में किया जाता है। और मॉइस्चराइजर के रूप में भी इसका यूज होता है बच्चों। इतना आपको ग्लिसरॉल से याद रखना है। अब आ जाता है हमारा मेथनॉल। मेथनॉल से क्या याद रखना है? इसे वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। क्या? वुड स्पिरिट भी कहा जाता है बच्चों। और ये जहरीला होता है, इसे पीने से अंधापन या मृत्यु हो सकती है। मेथनॉल से आपको इतना याद रखना है। अब आ जाता है हमारा यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2। क्या? NH2CO NH2, ये इसका यूरिया का फॉर्मूला होता है। और ये बच्चों प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक था बच्चों, यूरिया। अब आ जाता है हमारा ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जो है बच्चों हमारा टमाटर, पालक और चने की पत्तियों में पाया जाता है। इसकी अधिकता से बच्चों जो हमारी किडनी स्टोन होती है वो होती है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में भी होता है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं किया? फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने भी किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने तो निर्माण किया था। और इल्तुतमिश, इन्होंने भी किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 अलाउद्दीन खिलजी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आओ बच्चों कुतुब मीनार के बारे में जानते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कई शासकों द्वारा किया गया बच्चों। 3 शासक थे। पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने 1193 में इसका निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन केवल तहखाना ही पूरा हो सका। उसके बाद आए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो ऐबक का उत्तराधिकारी था, इसने 3 और मंजिल जोड़कर निर्माण पूरा कराया था बच्चों। और जो फिरोज शाह तुगलक है हमारे, फिरोज शाह तुगलक, इसने बाद में बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हुई थी ये कुतुब मीनार बच्चों। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत का काम पूरा कराया और 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण इन्होंने करवाया था बच्चों। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी रखनी है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी वीडियो होती है समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है आपके एग्जाम के लिए तो एक लाइक करना ना भूले।
और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को उन लोगों तक शेयर करो बच्चों जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, और ताकि उनकी भी मदद हो सके। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।